गांवों में शिक्षक की 20 वर्षों का लंबा सेवाकाल के बाद पदोन्नति के साथ वीरेंद्र का तबादला किया गया। उनकी पत्नी शहर आने पर बहुत खुश थी। गांव की अभाव भरी जिंदगी से वह ऊब चुकी थी। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वीरेंद्र व उनकी पत्नी ने खूब ध्यान दिया था। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी का नाम अंजलि, मंझली सुधा और छोटे बेटे का नाम सोनू था। अंजलि सीधी सादी मगर गंभीर स्वभाव की, तो सुधा थोड़ी जिद्दी व शरारती थी, जबकि सोनू थोड़ा नटखट था। अंजलि बीए की पढ़ाई कर रही थी, सुधा 11वीं में पढ़ रही थी और सोनू तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। समय बीत रहा था। वहां गांव में वीरेंद्र पैदल ही स्कूल जाते आते थे। यहाँ शहर में आकर उन्होंने बाइक ले ली थी, जिस पर छुट्टी के दिन श्रीमती जी को बैठा कर वीरेंद्र शॉपिंग करने या घूमने जाते थे। सुधा विज्ञान विषय लेकर पढ़ रही थी। वीरेंद्र ने शहर के एक ट्यूशन सेंटर में भी अब उसका दाखिला करवा दिया था। वह बस से आया जाया करती। सोनू को वीरेंद्र खुद स्कूल छोड़ जाया करते और लौटते समय ले आते। एक व्यवस्थित ढर्रे पर जीवन चल रहा था। नई कॉलोनी में आकर वीरेंद्र की पत्नी बच्चों के लालन पालन में तल्लीन थी। सुधा ट्यूशन खत्म होते ही बस से ही लौटती। कॉलोनी के पास ही बस का स्टॉप था। ट्यूशन सेंटर के पास एक ढाबा था। शहर के लड़के और बाबू समुदाय अपने खाने का शौक पूरा करने वहां आते थे। एक दिन यहीं पर सुधा सड़क पार कर बस स्टॉप के लिए जा रही थी। एक कार टर्न लेते हुए सुधा के एकदम पास आकर रुकी। सुधा घबरा गई थी। वह पीछे हट गई। कार चालक ने कार किनारे पार्क की और सुधा के पास आया, बोला, मैडम सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। दोनों की आंखें चार हुईं। दिखाई नहीं देता क्या? वह गुस्से से बोली। अब एकदम ठीक दिखाई देता है मैडम, उसने सुधा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नॉनसेंस, सुधा ने उसे गुस्से से देखकर कहा। फिर सुधा बस स्टॉप की तरफ बढ़ चली। वह उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका नाम था शैलेश, शहर के एक कपड़े के व्यापारी का बेटा। अब तो करण अक्सर ट्यूशन सेंटर के पास दिखता, कभी ढाबे से निकलते हुए, कभी कार खड़ी कर इंतजार करते हुए। फिर वही हुआ जो ऐसे में होता है। एक शरारत पहचान में, पहचान दोस्ती में, और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। बस की जगह अब सुधा कार या कभी बाइक में ट्यूशन से लौटती। सुधा के माता पिता इस बात से अनजान थे, लेकिन कॉलोनी के एक अशोक सर को सब कुछ पता था। इधर अशोक सर शाम की चहलकदमी को निकलते और कॉलोनी से कुछ कदम दूर सुधा कार से कभी बाइक से उतरती, दबे पांव धीरे धीरे घर की ओर जाती। इनकी हाय बाय उन्होंने कितनी ही बार देखी। माँ तो यही सोचती कि उसकी बेटी सयानी है, विज्ञान की छात्रा है, एक दिन उसे डॉक्टर बनना है। वह एक मॉडर्न लड़की है। दुनिया में आजकल यही तो चाहिए। पिता को घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत कहाँ मिलती है भला। लेकिन सुधा के प्यार की भनक अंजलि को लग गई थी। उसके फोन कॉल्स अब ज्यादा ही आ रहे थे। जब देखो मोबाइल फोन कान से लगाए रहती। एक शाम जब वह काफी देर बातें कर चुकी तो अंजलि ने पूछा, सुधा, कौन था वह जिससे तुम इतनी हंस हंस कर बातें कर रही थी? तुम कहीं ऐसे वैसे के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। सुधा ने जवाब में कहा, नहीं दीदी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आखिर एक दिन उसने दीदी को बता ही दिया कि वह करण से प्यार करने लगी है। वह अच्छा लड़का है। अंजलि ने मन में सोचा, शायद यह सब सच हो। एक दिन अचानक पितृभूमि से वीरेंद्र के पास फोन कॉल आई। उन्हें अपने पैतृक गांव जाना पड़ा। उनके मित्र रामेश्वर जी ने फौरन उनके विमान टिकट का बंदोबस्त किया। पापा मम्मी दोनों को जाना था। ज्यों ही मम्मी पापा गए, सुधा ने दीदी से कहा कि वह 2-3 दिनों के लिए चेन्नई जाना चाहती है। करण 2-3 दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई जाएगा। वह उसे भी साथ ले जाना चाहता है। दीदी, तू साथ दे दे। बस 2-3 दिनों की ही तो बात है। अंजलि अवाक रह गई, मगर वह क्या कर पाती भला। उसकी ख्वाहिश और बार बार यह आश्वासन कि करण बहुत अच्छा लड़का है, वह उससे शादी करने को राजी है। अंजलि ने उसे इजाजत दे दी। करण के साथ विमान से सुधा चेन्नई चली गई। अंजलि का जैसे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी। पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन चौथे दिन वह करण के साथ लौट आई थी। टूरिस्ट सीजन की वजह से उन्हें किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया था।
एक सप्ताह के बाद मम्मी पापा पैतृक गांव से लौट आए। गांव की पुश्तैनी जमीन का उनका हिस्सा उन्हें मिलने वाला था। मम्मी पापा के लौट आने पर अंजलि का मन बेहद हल्का हो गया था। आधुनिक ख्याल की लड़की होने के कारण सुधा के पहनावे भी आधुनिक थे। उसकी सहेलियां अमीर घरों की थीं। उन लड़कियों के बीच एक नाम बहुत ही सुनाई देता था, छोटन। छोटन कभी अकेला नहीं घूमता था, 3-4 चेले हमेशा उसे घेरे रहते। क्यों ना हो, वह शहर के एक प्रभावी नेता का बेटा जो था। ऊपर से वह तबीयत का भी रंगीन था। उसने जब सुधा को देखा तो देखता ही रह गया उसकी गोरी काया और भरपूर यौवन को। पर सुधा भला उस पर क्यों मोहित होती, वह तो करण की दीवानी थी। जब कभी कक्षाएं ऑफ होती तो सुधा अपना समय करण के साथ ही बिताती, कभी किसी पार्क या किसी दूसरी जगह पर। वीरेंद्र और रामेश्वर जी की दोस्ती अब पारिवारिक बंधन में बदलने जा रही थी। रामेश्वर जी के बेटे को अंजलि बहुत पसंद थी। पिछले बरस उसने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी। एक सुबह रामेश्वर जी और उनकी पत्नी अपने बेटे का रिश्ता अंजलि के लिए लेकर आ गए थे और अगले फागुन में शादी की तिथि निकल आई थी। माँ यही तो चाहती थी कि उसकी बेटी को अच्छी ससुराल मिले। इधर सुधा कॉलेज में अपनी सहेलियों की मंडली में हंसती खेलती व चहकती रहती। क्लास न होने पर कैंटीन में समय बिताती या लाइब्रेरी में पत्रिकाएं उलटती पलटती। कभी बाहर करण उसे पार्क में बुला लेता। छोटन तो बस हाथ मसोस कर रह जाता। वैसे बहुत बार उसने सुधा को अरे हाथों लेने की कोशिश की थी। वह गांधी जयंती की सुबह थी। कॉलेज में हर वर्ष की तरह राष्ट्रपिता की जयंती मनाने का प्रबंध बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में कॉलेज के कैंपस और पंडाल में आ जा रही थीं। तभी छोटन की टोली ने देखा कि सुधा करण की कार में बैठ रही है। अक्टूबर का महीना, सूरज की किरणों में गर्मी बढ़ रही थी। शहर से दूर समुद्र के किनारे एक पेड़ के तने से लगे सुधा और करण बैठे हुए थे। करण का सिर सुधा की गोद में था और सुधा की उंगलियां उसके बालों से खेल रही थीं। जब भी दोनों को मौका मिलता तो शहर से दूर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते। तभी करण ने जमीन पर फैले पत्तों में किसी के पैरों की पदचाप सुनी और वह उठ गया। देखा कि सामने एक नौजवान खड़ा है और उसके पीछे 3 और लड़के। सुधा ने देखा, वह छोटन था और अगले क्षण छोटन ने सुधा को हाथों में जकड़ लिया। बबलू ने सुधा को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा और पूछा, तुम लोग कौन हो और इस बदतमीजी का मतलब? बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि छोटन के बूटों का एक प्रहार उसकी कमर पर पड़ा। वह उठकर भिड़ना ही चाहता था कि छोटन का एक सख्त घूंसा उसके गाल पर पड़ा। छोटन के इशारे पर 2 लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। करण ने सुधा को अपनी बलिष्ठ बाहों में उठा लिया और पास ही के जंगल की ओर बढ़ चला। सुधा प्रतिवाद करती रही। छोटन का तीसरा सहायक भी उनके पीछे पहुंच गया था। शाम तक सुधा के न लौटने पर वीरेंद्र व उनके घर वाले घोर चिंता में घिर गए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अंजलि अनजाने भय से अंदर ही अंदर घबरा रही थी। अगले दिन यह खबर जंगली आग की तरह फैल गई थी कि शहर से दूर जंगल में एक लड़की का शव और समुद्र के किनारे एक लड़का घायल अवस्था में मिला है। पुलिस हरकत में आई। उसने शव को अस्पताल पहुंचा दिया और घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वीरेंद्र को पुलिस ने अस्पताल बुला लिया था शिनाख्त के लिए। जब पुलिस अधिकारी ने शव के मुंह से कपड़ा हटाया, वीरेंद्र के मुंह से चीख निकल गई। वे वहीं गिर पड़े। दोपहर तक शव कॉलोनी में लाया गया। कॉलोनी के लिए वह दिन शोक का था। सभी वीरेंद्र परिवार के दुख में शामिल थे। मां का रोकर बुरा हाल था। छोटे सोनू को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंजलि दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वीरेंद्र के लिए सब कुछ एक अबूझ पहेली की तरह था। उनके सपनों का महल धराशायी हो गया था। रो रो कर उनका भी बुरा हाल था। अंजलि के सिवा कौन जानता था कि सुधा के जीवन के ऐसे अंत के लिए अंजलि भी तो जिम्मेदार थी। काश शुरू से उसने उसे बढ़ावा न दिया होता और माँ पिताजी को सब कुछ बता दिया होता। दहाड़े मारकर रोती अंजलि को अड़ोसी पड़ोसी ढांढस बंधा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना
आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।